आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल मेरे सामने खुला है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है, लेकिन आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि भारत का ये एक सीक्रेट है। सो द ब्रेन पावर फ्लेक्स इज इंडियाज बिगेस्ट केप्ट सीक्रेट। अब इसका मतलब क्या है? ब्रेन पावर फ्लेक्स, ये हाथी जो है ना, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। जो 1990s में बच्चा था, आज 2024 आते आते ये बहुत बड़ा हो गया। और ये हैं हमारे देश के वो युवा जो स्किल्ड हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो कोडर हैं, वो युवा जो सर्विस सेक्टर में तबाही मचा रहे हैं। मैं आपको आंकड़े से समझाऊंगा, बहुत मजा आने वाला। आज मैं ऐसे ही बैठ के लेक्चर कर रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स कर लिए तो मैं थक गया था। मैंने कहा चलो बैठ के ही कर लेते हैं। अच्छा, क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मैं पुणे पोर्च केस की पूरी डिटेल रिपोर्ट उसमें मैं दूंगा आपको। तो वो आपको रात 8 बजे के करीब जो है वो आपको लेक्चर मिलेगा। तो आप ये समझिए कि जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है, जीसीसी जिसको बोला जाता है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उनमें वृद्धियां देखने को मिल रही है। राइज ऑफ जीसीसी, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स। अभी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कंबोडिया में, हालांकि कंबोडिया में भी ये प्रॉब्लम हुई थी, भारतीय जान बचा के वहां से भागे हैं। उनको नौकरी के नाम पे बुलाया जाता था, बहुत टॉर्चर किया जाता था। तो मान लीजिए कि कंबोडिया में एक आईटी फर्म खुलती है, एक टेक कंपनी खुलती है। अब वो ये कहती है कि भाई टेक कंपनी है तो हमको तो भाई चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए। अब इंजीनियर्स कहाँ से लाएं? अब उन्होंने अपने देश को खंगाला, उनके में इतने ज़्यादा केपेबल इंजीनियर्स नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने ग्लोबली जो है वो नज़र दौड़ाई और उन्होंने देखा सस्ते, मध्य, टिकाऊ और बेस्ट इंजीनियर्स कहां पे मिलेंगे? भारत। तो यही है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, कि कौन कितना कैपेबल है ग्लोबली। सेंटर कहां है? और वो सेंटर जीसीसी का सेंटर भारत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में भारत झंडे गाड़ रहा है। एक्सेंचर्स ने ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली। ये डेटा कोई पब्लिक नहीं करता, ये भी बता दो। 7 लाख में से पूरी दुनिया में 7 लाख उनके एम्प्लॉय काम करते हैं, 3 लाख इंडियंस हैं, 40% इंडियंस हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये हमारे दुख की बात है कि इतने टैलेंटेड हैं हम। आज आप देख लो, सुंदर पिच्चई से लेकर सत्य नडेला, अजय बंगा, सब के सब कौन है? ऋषि सुनाक इंडियंस है। दे आर ऑल इंडियंस। आपको कहीं चाइनीज नहीं मिलेंगे। हालांकि चाइनीज, अच्छी बात है चाइनीज नहीं मिलते, बिकॉज चाइनीज आर नेशनल्स, और इसीलिए चाइना इतना आगे बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे लोग, केपेबल लोग बाहर जा रहे हैं, और इसमें भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। भारत को टैक्स स्ट्रक्चर, आईटी स्ट्रक्चर, ये सब चीजें देखना चाहिए। हम लोग कह देते हैं कि सरकार अच्छा काम करे। सरकार अच्छा काम नहीं करे, लोग अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं दोस्तों एक कंपनी चला रहा हूं, मुझे पता है कितनी टैक्स की कितनी मार है। तो सरकार को टैक्स पे, स्पेशली इनकम टैक्स पे, क्योंकि भाई देखो, अमीर तो टैक्स देगा नहीं। अमीर कहां से टैक्स देगा? वो तो उनके पास उन्होंने बहुत सारे लॉयर्स, सीए बैठा रखे हैं जो उनके लिए काम करते हैं। गरीब जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो मिडिल क्लास फंसता है, और मिडिल क्लास ही सबसे ज़्यादा केपेबल है। ये जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मैं आपको बता रहा हूं, इसमें सब मिडिल क्लास वाले हैं। भाई एक मुकेश अंबानी की जियो है, कौन इंजीनियर्स है? कोई अमीर थोड़ी ना है, मिडिल क्लास। और सबसे ज़्यादा रिटर्न भारत को वही दे रहा है, और इसी को सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है। तो ये सोचना चाहिए नरेंद्र मोदी को, बिल्कुल, और सारी सरकारों को, राज्य में भी जिनकी सरकार है या जो भी सरकार है केंद्र में, सोचना चाहिए। तो अभी विजमैटिक, जो कि पुणे बेस्ड कंसल्टेंट, उसने एक स्टडी पब्लिश की है। अब बताया है कि जो जीसीसी है वो लगभग 3.2 मिलियन इंडियंस को एम्प्लॉय करता है, यानी कि 32 लाख इंडियंस जो हैं दे आर एम्प्लॉयड। अब ज्यादातर इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होता है? टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है $121 बिलियन, जिसमें से $102 बिलियन एक्सपोर्ट अर्निंग्स है। भारत डायरेक्टली इतना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया में, आप समझ सकते हो। तो इसीलिए जो जीसीसी है, इट इज द बिगेस्ट सेक्टर्स इन इंडिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने क्या बताया, ये सेवियर है। हम एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर, अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सबको जोड़ ले तो 60%, 100 में से 60 लोग जो हैं वो खेती कर रहे हैं या खेती वाली एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड है। बट कितना आउटपुट है? सिर्फ और सिर्फ 18%, सिर्फ 18%। मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग अगेन
मैन्युफैक्चरिंग में भी आउटपुट 18% है और 30% 30 से 35% के आसपास लोग वहां पे एम्प्लॉयड है। और अगर आप यही सर्विस सेक्टर में देख लो तो 64% सर्विस सेक्टर आपको देता है। जीसीसी उसमें से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है और बहुत ही कम लोग जो है उसमें एम्प्लॉय हैं। समझ रहे हो? 2023-2024 में जो इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स थे वो $437 बिलियन पे थे और जो ट्रेड गैप था वो $240 बिलियन का था। अब सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस है, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं। सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस है $162 बिलियन का। तो अगर सर्विसेज सेक्टर नहीं होते तो हम तो बर्बाद हो जाते। वी वुड हैव बीन डूम्ड इफ सर्विस सेक्टर वाज नॉट देयर। तो ये कमाल कर रहा है। अब देखिए, सरकार का इनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। हम भी सर्विस सेक्टर ही में तो हैं, सरकार पर इनके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। आगे जितनी भी टेक रिलेटेड सर्विसेज आएंगी, चाहे वो मशीन लर्निंग हो चाहे एआई हो, अनफॉर्चुनेटली सरकार की पॉलिसीज किसानों के ऊपर होंगी, होनी भी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बूस्ट देंगे, बट क्या सर्विस सेक्टर का क्या होगा? फिर हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत के लोग बाहर क्यों जा रहे हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज है। भाई देखो, अमेरिका, देखो आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं कि जो यूरोप और अमेरिका है वहां पे इतने काबिल इंजीनियर्स नहीं पैदा हो रहे हैं। यस, भारत के लोग भी वहां पे पढ़ाई करते हैं, भारत में काबिल इंजीनियर्स हैं। तो यूरोप उतने उस लेवल के इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है। भारत, कहते हैं ना आईआईटी में ऐसा है कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट उनको दे दो, वो 6 महीने के, आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, 6 महीने के अंदर अंदर उसको आपको सोल्यूशन दे देंगे वो लोग। आईआईटीएंस, नॉट ओनली आईआईटीएंस जिनका भी एक लॉजिकल दिमाग है, बट आईआईटीएंस के लिए इस लिए बात बोली जाती है क्योंकि भाई क्रीम है वो। तो बात इतनी सी है कि सरकार इनकी पॉलिसी, इनको लेकर पॉलिसी नहीं बना रही है। और जैसा कि हमने बताया कि जहां पे अभी इस समय टेक जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो भारत के लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है। भारत में आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स टिकाऊ मिलेंगे, जो रहेंगे आपके साथ, इधर उधर शिफ्ट नहीं मारेंगे। चाइना में क्या होता है, चाइना के लोग चाइना में ही रहते हैं, भारत के लोग बाहर चले जाते हैं। ठीक है। और यहां पे अमेरिका, सऊदी, जितने भी गल्फ कंट्रीज, यूरोप, अमेरिका कहते हैं भाई देखो हमको कोई लेना देना नहीं, तुम यहां पे आ जाओ, हमारे देश को बना दो, हमारे लिए काम करो, तुमको जो चाहिए हम देंगे, तुमको अच्छी फैसिलिटी चाहिए हमने दी, तुमको अच्छे स्कूल चाहिए हमने दिए। लेकिन भारत में क्या होता है, सर्विस सेक्टर, आप ये समझिए कि भारत में स्कूल्स कितने एक्सपेंसिव हो रहे हैं, आपको पता है, बुरी हालत हो रही है यहां पे। तो स्टेम वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता ही नहीं है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जितने ग्रेजुएट्स उसको चाहिए साइंस टेक में, वो नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। आपको लगता है अमेरिका वो सब बहुत खास नहीं है? मेन तो इंडियंस ही है, जो अफ्रीका में सारे बड़े बिजनेस इंडियंस के पास है, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। अब चाइना को अगर आप छोड़ दे, भारत, चाइना बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया, चाइना के लोग बाहर नहीं जाते हैं, वहां के लोग वहीं पे ही रहते, चाइना में रहते, इसीलिए चाइना इतना डेवलप्ड है। जिस देश का स्टेम डेवलप होगा वो आगे जाएगा ही जाएगा। भारत में 23 लाख हर साल स्टेम ग्रेजुएट्स, 23 लाख साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये तैयार हो जाते हैं, जिसमें 50% आर इंजीनियर। ठीक है। और एक बार ये इंजीनियर्स आ गए, इंटरव्यू लिया, मल्टीनेशनल कंपनी, जो बाहर की कंपनीज हैं, उनको क्वालिटी दिखी, आ जाओ बेटा काम करो हमारे साथ, दैट्स इट। पैसा चाहिए, पैसा हम दे रहे हैं, जो चाहिए वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में जीसीसी को ऑफ शोर कैप्टिव्स बोला जाता था कि चलो बाहर के काम करने वाले, इतना कुछ खास नहीं है। उस समय खाली सिंपल टास्क ये करते थे, जैसे कॉल सेंटर ऑपरेशंस, बैक ऑफिस वर्क। लेकिन जैसे जैसे भारत की स्किल डेवलप हुई, जीसीसी वैल्यू चेन में सबसे ऊपर आ गया, स्पेशली सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं। अब R&D से लेकर, डिजाइन से लेकर एआई तक, जो भारत, जो जीसीसी है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। समझ रहे हो? अब देखो, जो एमएनसीज हैं वो कई बार इंडियन ऑपरेशंस को छुपा के रखती हैं, वो इंडियंस को इतना क्रेडिट देते ही नहीं है, वो ये बात डिस्क्लोज ही नहीं करेंगे आपसे। क्यों करेंगे भाई? उनको अपनी इमेज गिरानी है। वो नहीं कहेंगे कि हम जॉब्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली एक्सपोर्टिंग जॉब्स, वो नहीं बोलेंगे ये बात। IBM की अगर बात करते हैं तो उसने कंट्री वाइज ब्रेकअप देने ही बंद कर दिया कि किस देश के कितने एम्प्लॉय हमारे यहां काम करते हैं। और IBM सबसे बड़ा चिप मार्केट में
कंप्यूटर मार्केट में, सॉफ्टवेयर मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर है, और गारंटी के साथ आधे से ज़्यादा इंडियंस होंगे उसमें, आप लिख के रख लीजिए। वो देते ही नहीं कंट्री का ब्रेकअप, क्योंकि नहीं चाहते ना अमेरिकन, वो नहीं बताना चाहता अमेरिकन को या दूसरे देशों को कि इंडियंस देखो हमारी कंपनी इंडियंस चला रहे हैं। एक्सेंचर जो दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी कंपनी है, उन्होंने कुछ साल पहले बोला था, वही जैसा कि हमने बताया कि जो पूरी दुनिया में 7 लाख की वर्क फोर्स है उसमें 3 लाख तो भारतीय है। समझ सकते हो स्टनिंग रेशियो, और ये सारी कंपनी में आपको देखने को मिलेगा। अब ये पहला जो ये रेवोल्यूशन था, ये बहुत पहले से हो रहा है, आज से नहीं है, लेकिन ये अब बातें आना शुरू हो गई हैं। तभी तो 64% का कंट्रीब्यूशन है। कहां से हो रहा है? आपको ये सर्विस सेक्टर ट्रेड सरप्लस दे रहा है महाराज। 2021 में रेवोल्यूशन होने शुरू हुए। नैस्कॉम डिलॉयट की रिपोर्ट आई और उसने बोला कि 2015 से लेकर 2020 तक जो जीसीसी एम्प्लॉयमेंट है वो 75% यानी कि लगभग 13 लाख तक बढ़ गया, 75% तक बढ़ गया, क्योंकि कोविड के बाद सब टेक पे चले गए। और अभी उनका जो नंबर है वो 1400 है। जीसीसी का जो रेवेन्यू है वो 33.8 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया है। बहुत सारे इनडायरेक्ट बेनिफिट जैसे ट्रांसपोर्ट, सप्लायर, बाकी लिंकेजेस भी इनके थ्रू जो है वो जीसीसी प्रोवाइड करता है। नैस्कॉम डिलॉयट ये बताता है कि जो ग्रॉस आउटपुट है, अगर हम सब चीज़ों को साथ में ले लें, 2019-2020 में जहां 99 से लेकर 103 बिलियन था, ठीक है, और टैक्स जो है वो 4 से 5 बिलियन डॉलर प्ले किया गया, और जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 50 से 55 लाख के बीच में रहा। 2019-2020 का डेटा, ये ऐसी रिपोर्ट मैंने बताया ना बहुत ही कम निकलती है। नोबडी वांट्स कि ये चीज़ें जो है वो लीक हो, ताकि हमको इंडियन डिपेंडेंट बोला जाए। टॉप इंजीनियरिंग एमएनसी, टॉप इंजीनियरिंग अब वो ब्रेन पावर के लिए भारत पे डिपेंडेंट है। ये सबसे बड़ा राज है, ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। रिपोर्ट ये बताती है कि 42% ऑफ द जीसीसी स्टाफ वो इंजीनियरिंग R&D में है। कौन सी कंपनी जिससे हम इंजन खरीदते हैं? जनरल इलेक्ट्रिक, वॉल्क्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, ये सब भारत को यूज़ कर रहे हैं अपने इंजीनियरिंग के लिए। बहुत दुख होता है पढ़ के, ये बहुत ज़्यादा दुख होता है कि, और इसमें दोस्तों मैं सरकार को दोषी बोलूँगा। मैं इसमें लोगों को तो भाई जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहाँ जाएंगे, सरकार दोषी है। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स को, जिनको बिजनेस की समझ है, उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंजीनियरिंग जो है इट्स ओनली अ माइनर पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये तो खाली एक छोटी सी बात है। टारगेट और टेस्को जो ग्लोबल रिटेलर्स है, अब उसको भी कवर कर रहे हैं। ग्लोबल फार्मा को ले लो, फार्मास्यूटिकल में तो हम ऑलरेडी डोमिनेट कर रहे हैं। इनफैक्ट डर है फार्मास्यूटिकल की हमारे पेटेंट ना लीक आउट हो जाए, ये डर रहता है। एक बार आपने कोई पेटेंट करा ली तो आपके पास रहती है, कोई वो कॉपी नहीं कर सकता, ये चीज़ है। बहुत सारी जीसीसी जो हैं वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास, एक मेजर रेवेन्यू जनरेटर है। मुझे एक ऐप चाहिए, ओके सर आपको बना के दे देंगे। एक सॉफ्टवेयर दिया उन्होंने, और वो सर्विस दी उन्होंने। और सर अब एक तो देखो क्या होता है, टेक एक सोने की मुर्गी है। कैसे? जैसे मान लो कि अब जैसे मैंने अपनी वेबसाइट बनवाई, अब मैंने अगर अपनी वेबसाइट बनाई तो उसका मेंटेनेंस मुझे देना पड़ेगा हर महीने। तो वेबसाइट बनाने का तो अलग पैसा है, उससे ज़्यादा पैसा मुझे मेंटेनेंस में देना पड़ सकता है ना? तो बात इतनी सी है कि एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो आपको मिल गया, फिर उनकी सर्विस भी तो आप बार बार लोगे। तो इसीलिए ये धंधा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे एक्सप्लोसिव ग्रोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिखी है। जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, हैरान हो जाएंगे आप, सब भारत को यूज कर रहे हैं, सब भारत को एज अ बेस बना रहे हैं। एआई और जो डेवलपमेंट हो रहा है, एआई डिजाइन और डेवलपमेंट, वो भारत की धरती पे हो रहा है, यहां पे हमारे यहां हो रहा है। तो ये चीज है। अभी नया कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका और चाइना के बीच में। जीसीसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इनफैक्ट जीसीसी और तेजी से ग्रो कर रहा है। सरकार कहती है कि हमने जीसीसी को फैसिलिटेट किया, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। भारत में एक बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, मैं खुला बोलता हूं भाई, ये सच है। सरकार अगर चाहे तो बिजनेस को 10x का 100x तक कर सकती है। हर कोई भारत में बिजनेस करेगा, लेकिन इसमें सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हाँ हम हैं आपके साथ। इतना आसान नहीं है भारत में बिजनेस करना। मुझे दोस्तों अपनी आधी कमाई सरकार को देनी पड़ती है, 50%। जीएसटी लगता है 18%। अरे देना तो मुझे जीएसटी। अब आप सोचिए कि हम अपना कोर्स 250-300 रुपये में बेचते हैं,
तो हमको कितना बचता है? हमारा एक तो इनकम टैक्स जाता है और उसके बाद फिर जीएसटी अलग। अब जीएसटी हम आपसे लेते हैं, नहीं लेते हैं हम। जीएसटी अगर 18% मेरा हटा तो उतना पैसा मैं कम देके आपसे चार्ज करूंगा ना, और हम जीएसटी आपसे चार्ज भी नहीं करते हैं। तो बात इतनी सी है कि सरकार को कुछ तो सोचना पड़ेगा सर्विस सेक्टर के लिए। इससे देश का ही फायदा है। कोई भी सरकार इसको अपनी उपलब्धि बता सकती है, आने वाले इलेक्शंस में उनको बहुत इससे मदद हो सकती है। आप समझ सकते हो कि हमने देखिए ये काम किया और ये हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सरकार का अभी तक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर। अब ये ग्लोबलाइजेशन से काफी ऑपोजिट है। अब आत्मनिर्भर ने पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई है, जो अच्छी काम की है। एप्पल और बड़ी बड़ी कंपनीज भारत में आई हैं। तो इंटरनेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 14 की सेक्टर्स में हमको देखने को मिला। अभी सिर्फ और सिर्फ एप्पल है जो यहां पे आई है, लेकिन बाकी और भी, जैसे $26 बिलियन, $26 बिलियन टोटल पीएलआई स्कीम के लिए रखा गया था। अभी तक खाली $1 बिलियन डिस्पर्स जो है जो जैसे जैसे कंपनियां की वैसे वैसे पैसा दिया जाएगा। डिलॉयट ट्रेंड 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि जो ग्लोबल डोमिनेंस है और ग्रोथ है भारत के जीसीसी की, वो 2030 तक $100 बिलियन पार कर लेगा। यानी कि एक तरीके से पूरी दुनिया को भारत डोमिनेट करेगा सर्विस सेक्टर में। लेकिन ये भारत अमेरिका को बढ़ा रहा है, भारत गल्फ कंट्रीज को बढ़ा रहा है, भारत दूसरे देशों को बढ़ा रहा है। तो लगभग 2,500 मोर जीसीसी जो है वो आएंगी, जिसमें लगभग 4.5 बिलियन 45 लाख लोग जो है वो होंगे। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी इसका क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि ये पिछले 10 सालों में ही हुआ है। तो ये नरेंद्र मोदी की अचीवमेंट आप कह सकते हो, लेकिन फिर भी मैं अचीवमेंट तभी मानूंगा जब ये सब के सब भारत में आके बिजनेस करेंगे और भारत अपना टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सुधारेगा। क्योंकि हर साल इनकम टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। इसको देखना पड़ेगा, सीरियस से एक सीरियस कंसर्न है ये। क्योंकि इससे क्या होगा ना, अच्छे लोग बाहर जाते रहेंगे, आप नहीं रोक सकते किसी को बाहर जाने में। और अगर ऐसे लोग बाहर जाएंगे, सर्विस सेक्टर बाहर गया, तो वो इकोनॉमी को ही हैम्पर करेगा। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।